सभी को नमस्कार। आज के क्विक शेयर रिव्यू के जो सेशन है उसमें हम कम से कम 6 से 7 शेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट किए हुए हैं। बट जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, दीज आर द स्टॉक्स विच आई विल नॉट प्रेफर। मैं यहाँ पे इन स्टॉक्स को मोस्टली रिजेक्ट ही करने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो केस है वो ये है ताकि हम ये समझ सके कि किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्शन तो काफी हम समझ पाते हैं कि कब किस स्टॉक्स को हमें पिक करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी होते हैं जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ और उसके बेसिस पे मैं कई ऐसे शेयर्स को रिजेक्ट भी करता हूँ। और आज हम क्विकली उन शेयर्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके द्वारा ही कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम शेयर्स को रिव्यू करने वाले हैं उन सबका जो फंडामेंटल बेस है वो नर्सरी क्लास का जो वीडियो, जो कि इस चैनल का सबसे पहला वीडियो था, जहां पे हमने फंडामेंटल एनालिसिस के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, बेसिक मिनिमम, उनकी जो हमने बातें करी थी। मोस्टली ये जो शेयर्स हम आज रिव्यू करने वाले हैं ये इन्हीं फंडामेंटल एनालिसिस पे ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि ये बेसिक फॉर बिगिनर लेवल का वीडियो है। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में हमने ऑलरेडी कुछ बात करी थी कि कुछ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको हर कंपनी के देखने चाहिए। उसके बेसिस पे आप एक फर्स्ट स्क्रीनिंग करने के बाद आप उस शेयरों में आगे बढ़ सकते हो। तो हम आज इसी का एप्लीकेशन, हम ये जितने भी आज शेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, हम इसी वीडियो के फंडामेंटल का एनालिसिस का जो पैरामीटर्स थे उनको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो आज का पहला शेयर रिव्यू है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर लिमिटेड जो एक कंपनी है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। सो जेपी पावर यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जैसे ये कंपनी जो है ये कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और उनके थर्मल, उनसे होने वाले प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ये पावर वेंचर करती है। राइट, अब यहाँ पे कंपनी जो है वो एक मिड कैप की शेयर है। स्टॉक का पी 8.4 चल रहा है मल्टीपल, जो कि इंडस्ट्री के पीई से काफी कम है। ठीक है, लेकिन जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी 14-12% के करीब है। रिजर्व टू डेट अगर आप देखोगे तो 1:1 का है। मोस्टली डेट काफी ज्यादा है। राइट, यहाँ पे जिस तरह से इसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे 30% के करीब यहाँ पे इनका ऑलरेडी डेट है। तो जैसा कि मैंने बोला, हम यहाँ पे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के प्रोसेस को भी फॉलो करेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए देखा जाता है ताकि हम समझ सके कि हमारा रिस्क किस लेवल का है, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। उसके बाद हमें शेयर का ऑल टाइम चार्ट सबसे पहले देखना चाहिए। सो शेयर का जब आप ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो यहां पे आपको जेपी पावर का जो ऑल टाइम चार्ट है वो आपको दिखेगा कि ये कंप्लीटली एक रेड कैटेगरी का शेयर है। राइट, यानी कि जब से शुरू हुआ है 2005 से, ये तब से अपने उस प्राइस पॉइंट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और खास करके अगर देखा जाए तो 2015 से लेकर के 2023 तक के ये एक काफी लोअर रेंज में था और पिछले कुछ समय से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी अच्छा 100-200% रिटर्न दिया है पिछले 1-2 सालों में। बट अगर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल टाइम चार्ट देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप उस शेयर का और उस कंपनी के स्ट्रेंथ को समझ सको। जो कंपनी अपने ऑल टाइम लो जोन में ट्रेड कर रही है उसको रिवाइव करने के लिए काफी बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा और काफी अच्छे पोटेंशियल यहाँ पे पर्सपेक्टिव चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मेरे को एक रेड फ्लैग ऑलरेडी आ गया है कि ये कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है इसके कंडीशंस को समझना कि इसके फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। तो प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 24% की है, उसमें से भी प्लेजिंग ऑलरेडी इन्होंने 80% से ऊपर के शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। ये चीज भी अगर आप लिस्ट के थ्रू जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के डेट को समझना। ठीक है, और कंपनी के डेट के साथ साथ जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं तो वहां पे कंपनी का डेट अगर ज्यादा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कम है और उस शेयर होल्डिंग में भी अगर किसी भी तरह की प्लेजिंग है तो वो एक काफी बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड रेड फ्लैग इस कंपनी में आ जाता है, इतना बड़ा प्लेजिंग होना, जो कि हम देख सकते हैं कि इनके जो फिलहाल जिस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रही है तो प्रमोटर सिर्फ 24% ही बचे हैं और उस 24% में भी उन्होंने ऑलमोस्ट 79% अपने टोटल शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। और ये अभी से नहीं, पिछले 1 साल से इससे ज्यादा का इनका यही रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के तरफ से वीकनेस दिखी जा रही है। ठीक है, अब अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक यहाँ पे 50% है। राइट, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहां से भी देखें तो मोर देन 50% इसके पब्लिक की शेयर होल्डिंग रही है पिछले ऑलमोस्ट 1 सालों से। और अगर कई सालों का देखें तो 2020 के बाद से यहां पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और 50% किसी भी शेयर के लिए मेरा पर्सपेक्टिव से बहुत हाई रेंज होता है। मैंने ये बात को यहां पे डिस्कस किया था कि आप जब भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का और उसको शुरुआत करना चाहते हैं शेयर को पिक करने का, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में सेफ्टी और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें मिलती हैं। अगर वहां पे पब्लिक की होल्डिंग मोर देन 50% है तो वो शेयर मेरे लिए कंप्लीटली आउट ऑफ द लिस्ट हो जाता है, आउट ऑफ द रिव्यू हो जाता है। मैं उसको वापस आगे जाकर के स्टडी नहीं करता हूं बिकॉज मेरे पास और भी दूसरे अच्छे शेयर्स है जहां पे मैं मेहनत करके वहां पे पोटेंशियल देखना चाहूंगा, ना कि मैं ऐसे शेयर्स को पकड़ूं जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न वहां पे काफी वीकनेस बनी हुई है एंड देन उसके बाद उसमें काफी दिखता है और फिर उसको हर क्वार्टरली देखो कि क्या चल रहा है कंपनी में, किस तरह के गवर्नेंस है, किस तरह का बिजनेस है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस तरह से उसको ट्रैक करना। इस वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका थर्ड रेड फ्लैग बन जाता है।
ठीक है। लास्ट इसका टेक्निकल पैटर्न अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे आपको ये शेयर जो है ये सर्किट्स में मूव होता दिखेगा। सर्किट में मूव होने के लिए आपको जब बार कैंडल्स आप लगाते हो, ठीक है, डेली चार्ट पैटर्न में, ठीक है, मंथली चार्ट पैटर्न और वीकली चार्ट पैटर्न में आपको नहीं रियलाइज होगा, बट जब आप डेली चार्ट पैटर्न में इसको लगाओगे तो आपको इस तरह के सिंगल डॉटेड डेज दिखेंगे, यानी कि कोई ऐसे दिन बनेंगे जहां पे किसी भी तरह का बार नहीं बन रहा है। आप देख पा रहे हो कि ये कौन सी डेट है, ये है अप्रैल 24, ये है 30 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये सिंगल सिंगल लाइन बन रही है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो 4 अप्रैल को और यहाँ पे 5 अप्रैल को ये सिंगल लाइंस बन रही हैं। ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे ये जो शेयर है ये सर्किट में अप हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, और जब डाउन भी आ रहा है तब भी यहाँ पे इसको सर्किट्स लग रहे हैं। जो सिंगल डॉट्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो आपको सिंगल डॉटेड लाइंस दिख रही हैं छोटी छोटी, ये दर्शाती है कि यहाँ जो शेयर है उसका मूवमेंट सर्किट्स में हो रहा है। ये लास्ट पॉइंट हो जाता है इस शेयर को रिजेक्ट करने का कि कोई भी ऐसा शेयर जिसके ऑल टाइम चार्ट रेड में है, दैट इज नॉट सेफ, जिसमें डेट बहुत ज्यादा है, दैट इज नॉट सेफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर की बहुत कम है, प्लेजिंग बहुत ज्यादा है और पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो वो दैट इज नॉट सेफ अगेन, राइट। एंड उसके बाद वैल्यूएशन पे तो हम बाद में देखेंगे कि फिर वो कितना ज्यादा वैल्यूड है और नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको शेयर में कॉन्फिडेंस है तो आप आगे की चीजों को रिव्यू किया कीजिए, उसके कॉर्पोरेट एक्शन को समझिए, कॉन्फ्रेंस कॉल को समझिए। बट अभी इस पर्सपेक्टिव में मेरे को ये क्लियरली ये शेयर नो गो लगता है। बात करूं तो देखिए ये मेरा पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, राइट। मैंने जो जिस तरह से एक मेथोडोलॉजी बना रखी है कि किस तरह से मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है, वहां पे कुछ रिजेक्शन पैरामीटर्स भी मैंने सेट किए, और ये उन रिजेक्शन पैरामीटर में फ्लैग हो रहा है, रेड फ्लैग इसका आ रहा है, तो ये यहां से फर्दर डिस्कस हम नहीं करेंगे। बट आपके लिए क्विकली मैं यहां पे कुछ कन्वर्सेशन कर लेता हूं, बिकॉज यहां पे हम देख सकते हैं कि रिसेंटली सेल्स जो ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल तरीके से हुई है, बट जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में काफी ज्यादा प्रॉफिट यहां पे ग्रो हुआ है, ठीक है। ये जब आप यहां पे इसको डिकोड करोगे तो आप देखोगे कि सेल्स तो नॉर्मल ही हुई है, कोई ज्यादा इतना शार्प यहां पे सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कि 37-35 के रेंज में जो प्रॉफिट करता था उसी के रेंज में यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा इनका यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा कि पहले जो कंपनी 65% 75% का टैक्स देती थी, ठीक है, वो इस साल पिछले मार्च 2024 में सिर्फ 18% का टैक्स दिया है, ठीक है। इसको आके जाकर के आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, और इस तरह के फ्लक्चुएशन इस कंपनी में बार बार होते रहेंगे। तो क्या आप इतने अटेंटिव और एक्टिव इन्वेस्टर हो कि आप इसको इतना डीपली ट्रैक कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप वहां से कॉल ले सकते हो। सो इस शेयर में मेरी बस इतनी ही कमेंट्री है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर का जो रिक्वेस्ट है वेबसॉल एनर्जी, इसको कवर करते हैं। सो वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, ये जो एक है स्मॉल कैप का शेयर है, रिस्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये पर्टिकुलरली सोलर सेल्स और उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक इंटरेस्ट बन जाता है, अरे वाह सोलर सेल का कोई कंपनी है। बट यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखेंगे तो करंट प्राइस इसका 1000 रुपीज के अराउंड चल रहा है और स्टॉक का पीई मल्टीपल 544 है, राइट, जबकि इंडस्ट्री का पीई 51 है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन क्लियरली दिख रहा है। अब मैंने ये बात हमेशा करी है कि जब भी पीई मल्टीपल बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका आने वाला ईपीएस डबल ट्रिपल हो रहा हो, तब जाकर के स्टॉक का पीई मल्टीपल काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। सो सबसे बड़ा सवाल इस शेयर को पर्टिकुलरली देखा जाए तो इसके वैल्यूएशन सबसे बड़ा फ्लैग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए 544 का यहाँ पे अगर स्टॉक का पी मल्टीपल है और करंट ईपीएस इसका -22 है, राइट। सो यहां से इस शेयर को कितना ज्यादा अपने ईपीएस को सुधारना पड़ेगा, आप यहां पे अंदाजा लगा के देखिए, तब जाकर के इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी करेक्ट जोन में आएगी। इसका चेक करते हैं ऑल टाइम चार्ट गूगल पे, तो यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यस इट्स अ ग्रीन, बट देन आप रिसेंटली देखोगे तो ये अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में अपने आप को ग्रीन में लेके आया है। इसके पहले ये शेयर अपने टॉप से, ठीक है, ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 75% और एक टाइम पे तो ये ऑलमोस्ट 94% डाउन था, वहां से ये शेयर नीचे से ऊपर की तरफ भागा है। तो डेफिनेटली इसको काफी डीप में आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ पे किस तरह से बिजनेस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इतना शेयर भागने के बाद भी आज भी इसका ईपीएस नेगेटिव में, मतलब इतना शेयर भागा है उसके बाद भी प्रॉफिट यहाँ पे कुछ नेगेटिव में है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका पी रेशियो और ईपीएस यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टेड आपको यहाँ पे पी मल्टीपल और ईपीएस दिखेगा। ये कंपनी कभी नॉर्मली ईपीएस कर रही है और कभी बहुत ज्यादा लॉस कर रही है 2012 के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक 2017 में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, एंड देन उसके बाद लॉस कर रही है 2019 में, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट किया है 2020 में, एंड देन फिर 2022 एंड 2023 में यहाँ पे लॉस की है, और अभी भी एक तरह से लॉस इसका फ्लक्चुएट ही हो रहा है। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है इस कंपनी में इसके ईपीएस को लेकर के, तो ये यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ ईपीएस इसका नहीं जाता है, बैलेंस आउट नहीं हो रहा है। सेम चीज आपको इसके आरओसी और आरओई दिखेंगे, नेगेटिव में है। कंपनी अपने बिजनेस से कोई भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पा रही है, कोई भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं निकाल रही है। सेम चीज हमने फंडामेंटल एनालिसिस में एक पॉइंटर रखा है कि हमें आरओसी, आरओई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने पड़ते हैं कंपनी के। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल बताता है कंपनी का कि कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी और कैसे कर पा रही है। अगर
लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी का भी आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है तो कंपनी कैसे अपने आप को ग्रो करेगी, कैसे आपके पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए हो उसको कैसे ग्रो करेगी, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की कंपनियों को ट्रैक कर पाना। ठीक है, रिजर्व टू डेट देखो आप, तो रिजर्व सिर्फ 65 करोड़ का रिजर्व है और डेट कहीं ज्यादा है रिजर्व से। तो डेट भी एक तरह से देखा जाए तो ये रेशियो जो है रिजर्व टू डेट का ये काफी ज्यादा है, यानी कि 1:2 का डेट है। तो ये भी जो हमारे फंडामेंटल पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं कि जब हम रिजर्व टू डेट देखेंगे वो हमें सेफ्टी दिखाता है कंपनी का, कि कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा रिजर्व है तो वो उस कंपनी के लिए सेफ रहता है। बट अगर डेट बहुत ज्यादा है तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है अगेन। उसके बाद तुरंत हमको इसके इन्वेस्टर देखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग खराब है तो प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 25-27% है और पब्लिक होल्डिंग 70% से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा पब्लिक होल्डिंग होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको आज नहीं तो कल समझ में आएगा। बिकॉज प्रमोटर की होल्डिंग से ही कंपनी की ओनरशिप समझ में आती है कि कंपनी का ओनरशिप कौन रखा हुआ है। अगर प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई मिल करके कंपनी को नहीं चला रहे हैं और अगर 70% शेयर पब्लिक के पास है, यानी कि आपने और मैंने इनको खरीद के रखा है, तो कंपनी को चलाएगा कौन, कौन कंपनी की ओनरशिप लेगा। इतनी ज्यादा पब्लिक होल्डिंग कंपनी का होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब ये पब्लिक होल्डिंग 90-95 तक चली जाएगी और तब जाकर के जो शेयर है वो धड़ाम से पूरा फ्लैट गिर चुका होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये देखना कि भैया जो प्रमोटर के पास जो 25-27% शेयर्स पड़े हैं, इन शेयर्स का वो उसने कोई प्लेजिंग ना की हो। उसके लिए जब आप जाकर के यहाँ ट्रेंड लाइन में डेटा देखोगे तो आप पाओगे कि प्रमोटर के पास जो 27% के शेयर्स हैं उसमें से उसने ऑलरेडी 85% से ज्यादा अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखे हैं उसने अपने शेयर्स को। ठीक है, बैंक्स के पास या किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल के पास। तो इस तरह का रेड फ्लैग होना ये बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। सेकंड जो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझना चाहिए, अगर 72% का पब्लिक होल्डिंग है तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये सर्किट वाला शेयर होगा। इसके लिए आप वापस से यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में डेली चार्ट वेबसॉल का अगर आप देखोगे तो आप अगेन सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ये डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो शेयर है वो सर्किट में ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये 5-5 या 10-10% का सर्किट होगा। ये 2020-24 अगस्त 24 एंड सितंबर अगस्त, ये पूरा जो सर्किट लगा हुआ है ये अगस्त 24 में सर्किट में ये शेयर ऊपर गया है। जब इस तरह से पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे ऑपरेटर्स और जो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं वही इस तरह से सर्किट्स में शेयर को घुमाते हैं। इसलिए ये शेयर, अगर मैं इसको समराइज करूं तो शेयर में बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स हैं। एक तो ये माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप होने के बाद इतने सारे रिस्क, इसके नेगेटिव फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, इसके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है, इसका जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ 27% है, उसके ऊपर भी इन्होंने 87% का शेयर जो है वो प्लेज किए हुए हैं और पब्लिक की होल्डिंग 72% है। जो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स हैं, तो इसलिए ये शेयर्स को मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है पक्का लिमिटेड के रिव्यू के लिए, तो चलिए। सो पक्का लिमिटेड जो है वो एक पहले ये यश पक्का लिमिटेड के नाम से हुआ करती थी कंपनी। ये स्पेशलिटी पैकेजिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और उनके टेबलवेयर और मॉड्यूलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम करती है, यानी कि कह सकते हैं पैकिंग मटेरियल और सॉल्यूशंस में कंपनी काम करती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले तो ये है कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी यानी कि यहाँ पे 1000 करोड़ के अराउंड की ये कंपनी का साइज है, यानी तो ये अपने आप में ये रिस्क कैरी करता है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने माइक्रो कैप्स हैं। ठीक है, 1 या 2 मैक्सिमम, उसमें भी बहुत कम आपका पोर्टफोलियो का परसेंटेज एलोकेशन होगा तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से पिक करना पड़ता है कि अगर आप कभी भी कोई भी एक माइक्रो कैप को पिक करते हो तो काफी एनालिसिस और डीप रिसर्च के बाद ही आपको पिक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका एक अकेला या ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा आपके पास माइक्रो कैप ना हो। ठीक है, और अगर है भी तो 2 या 3% से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन इस तरह के माइक्रो कैप्स में ना हो, अनलेस आपको उसमें बहुत अच्छा बिजनेस रिसर्च और बिजनेस एनालिसिस आपने की हुई है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे गूगल में इसके लॉन्ग टर्म चार्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जुलाई 2023 से ही इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर हम यहाँ पे स्क्रीनर में इसके चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि ये कंपनी 2005 से लिस्टेड है, उसके बाद से ये कंपनी काफी फ्लैट रही है और आई थिंक वापस से ये 2018 में थोड़ा सा पीक करी, अब वापस से ये यहाँ पे एक 2023 के बाद ये काफी अच्छा यहाँ पे रैली दिया हुआ है। ये एक माइक्रो कैप का जिस तरह से चार्ट होता है यूजुअली उसी तरह का ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अगर पीई मल्टीपल रेशियो देखेंगे तो यस यहाँ पे इन्होंने ईपीएस को काफी अच्छा ग्रो किया है, तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ईपीएस के परस्पेक्टिव से ग्रो हुआ है, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, फेस वैल्यू 10 है। ठीक है, रिजर्व टू डेट अगर देखा जाए तो रिजर्व ज्यादा है, डेट कम है, तो ये भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है और ये इंडस्ट्री के पीई से अभी थोड़ा हाई साइड पे ट्रेड कर रहा है, विच इज ओके। वैल्यूएशन महंगे हैं बट ठीक है। अभी यहाँ पे जितना अभी तक के दिख पा रहा है ये काफी ओके सा शेयर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो कि मैंने बोला कि हमें और भी बाकी पैरामीटर्स देखने चाहिए। मार्केट कैप हमको यहाँ पे रिस्क हमको समझ लेना पड़ेगा कि ये हमारे पोर्टफोलियो का ज्यादा वेटेज कैरी ना करे। ऑल टाइम चार्ट अभी फिलहाल
ठीक दिख रहा है, ऊपर की तरफ है ग्रीन है, रिजर्व टू डेट अच्छा है, आरओसी और जो इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं, सर्वाइवल के लिए अच्छा है, वैल्यूएशन महंगा ही दिख रहे हैं। अब जो लास्ट बच जाता है यहाँ पे इस पैरामीटर्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप यहाँ पे देखोगे इस शेयर्स का, तो अगेन प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 47% है, 45 to 47, और पब्लिक होल्डिंग जो है वो 52% है। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइम पे एफआईआईज हुआ करते थे बट अब वो जा चुके हैं, और डीआईआईज इसमें कभी भी नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ये आपको देखने को कई बार मिलेगा कि जो कई बार जो नए आईपीओज आते हैं या जो कह सकते हैं जो नए स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, वहां पे आपको पब्लिक होल्डिंग 50% के करीब करीब दिख जाती है। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस में कॉन्फिडेंस है और आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तब आप यहाँ पे ज्यादा पब्लिक होल्डिंग के साथ भी जा सकते हो। लेकिन प्रमोटर की जो होल्डिंग बची हुई है 40-45% या 50% जितनी भी, उसमें किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे को ये देखना कि प्रमोटर होल्डिंग में किसी भी तरह की प्लेजिंग है क्या। तो जब आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में प्लेजिंग देखोगे तो जो 47% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं उसमें से उन्होंने ऑलरेडी 85% के शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो मेरा कंसर्न बढ़ जाता है कि क्या मैं सच में इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं कि मैं पहले तो एक यहाँ पे माइक्रो कैप को पिक करूं जो कि महंगा है, ठीक है, भले उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, आरओसी और ईपीएस अच्छा दिख रहा है, बट फिर मैं यहाँ पे कितना अपना अगर 2% या 3% पोर्टफोलियो का एलोकेशन देता हूं तो मुझे यहाँ पे अपने रिस्क को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी पे यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ जो कि प्लेजिंग जो है वो 85% से ऊपर की हुई है। सो मैं यहाँ से शेयर को ड्रॉप करता हूँ, बट आप यहाँ से फर्दर स्टडी कीजिए, क्योंकि जो हम बात करते हैं हमेशा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉर्पोरेट एक्शन समझना, क्वार्टरली के रिजल्ट्स को समझना और कॉन्फ्रेंस कॉल्स को समझना। अगर आप इन चीजों को रिव्यू करके अगर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप पक्का लिमिटेड में कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के लेवल पे ही इस शेयर को ड्रॉप कर देता हूं। एक चीज जो अभी यहाँ पे इस शेयर में थोड़ी सी बेटर है पक्का लिमिटेड में, कि मैं जो इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख रहा था, मेरे को यहाँ पे सर्किट्स नहीं दिख रहे हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ट्रेडिंग व्यू में भी इसके ओल्ड चार्ट्स नहीं है, अगर इसके पहले कुछ यहाँ पे सर्किट्स लगे होंगे तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं विजिबल है। तो ये एक चीज है जिसको आप थोड़ा सा पॉजिटिवली ले सकते हो, बट अब मैं यही बोलूंगा कि यहाँ से आपको स्टडी और थोड़ा डीप करनी पड़ेगी इस शेयर में। आप इसको क्वार्टरली ट्रैक करो, इसके रिजल्ट्स को पढ़ो, इसके कॉन कॉल को पढ़ो, तब जाकर के ही आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे लॉरेंजीनी अपैरल्स। सो लॉरेंजीनी अपैरल्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो फ्लैग है, अब रेड बोल लो ग्रीन बोल लो, ये वो है कि ये एक नैनो कैप है। 500 करोड़ से भी इसका छोटा साइज है मार्केट कैप का, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्की हो जाता है। ठीक है, और इस पे अगर आपने मोर देन 1% या मोर देन 2% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन किया है तो फिर आपको वहां पे डेफिनेटली सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, नो मैटर व्हाट कि शेयर यहाँ पे कैसा है। यहाँ से शेयर कितना भी अच्छा दिखे, कितना भी खराब दिखे, बट अगर आपने 2% से भी ज्यादा इसमें एलोकेशन किया है तो आपको जाकर के अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना चाहिए। इतना ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमें पता है कि कई बार जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो छोटे स्टॉक प्राइस को देख करके 27 का है बोल करके बहुत सारी क्वांटिटी ले लेता है, अपने पोर्टफोलियो का 5-10% एलोकेट कर देता है। इतना ज्यादा रिस्क लेना नहीं बनता। आप यहाँ पे रिस्क को समझिए, और वो मैं अभी यहाँ पे इसी में डिस्कस करूंगा कि रिस्क किस तरह का है। नैनो कैप होने के बाद अब ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड इसका बिजनेस है। स्टॉक का पी मल्टीपल 69 ऑलमोस्ट 70 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी मल्टीपल 26 है। तो 27 रुपए का पर शेयर होने के बाद भी ये अपनी इंडस्ट्री के जो पीयर ग्रुप है उससे 3 गुना महंगा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, 20+% है, अच्छा है, बट रिजर्व टू डेट यहाँ पे डेट बहुत ज्यादा है, 19 करोड़ है, जबकि रिजर्व इनके पास सिर्फ 5 करोड़ है। अब आपको समझाता हूं मैं कि ये डेट कितना ज्यादा है, क्योंकि जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो आप देखोगे कि ये कंपनी पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 6 करोड़ का प्रॉफिट करी है, या FY24 में 5.3 करोड़ का प्रॉफिट करी है। जो कंपनी 5 से 6 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है उसके पास 19 करोड़ का डेट है, 19 करोड़ का उनके पास कर्जा है। तो जब वो 5 से 6 करोड़ अगर प्रॉफिट करते भी जाएंगे तो उनको कितने साल लगेंगे अपने डेट को खत्म करने में। तो ये काफी बड़ा डेट है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इतना नैनो कैप होने के बाद भी इतने बड़े डेट के साथ कंपनी में एंटर करना और उसको उन स्टॉक्स को होल्ड करना, पोर्टफोलियो में रखे रहना, कितना ज्यादा रिस्क कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न को समझें, क्योंकि अगर आप गूगल में देखेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं है। अगेन एक रिस्क की पैरामीटर है, बट अब यहाँ पे देखेंगे तो 2018 से ये शेयर वो हमको स्क्रीनर पे मिल रहा है, बट वहां से जो ये शेयर यहाँ पे जो पिकअप होकर के इतनी बड़ी रैली दिया है, ये बहुत बड़ी रैली देखी जा सकती है। ठीक है, ये देखने पे काफी ज्यादा इसने रिटर्न दिए होंगे ऑन पेपर, बट रियल टर्म्स में जब आप इसके ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो ईपीएस ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ है। जो ईपीएस इसका 2022 में ऑलमोस्ट 0.35 का था, आज भी करीब करीब 0.4 का है। तो ईपीएस में कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई ही नहीं है जितना यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट हुआ है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसका हमको इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 57%, 61% के करीब है, विच इज ओके। पब्लिक की होल्डिंग 42%, 38% है, थोड़ी सी
यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो थोड़ा सा पब्लिक की तरफ हुआ है रिसेंटली, बट अदरवाइज देखा जाए तो अभी भी कह सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग है, बट कोई भी एफआईआईज नहीं है, कोई भी डीआईआईज नहीं है। तो जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज जीरो है ही नहीं, तब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप यहाँ पे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब लास्ट पैरामीटर यहाँ पे जो होगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि प्रमोटर की किसी भी तरह की प्लेजिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से कि कंपनी कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है। तो हाँ, यहाँ पे प्रमोटर का देखा जाए तो 57% है, बट किसी भी तरह की प्लेजिंग नहीं देखी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे पीयर ग्रुप में भी देखे तो यहाँ पे प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग को यहाँ पे प्लेज नहीं है। सो ये भी एक तरह से ओके पैरामीटर है। अब लास्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है समझना कि क्या इसमें कोई सर्किट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉरेंजी अपैरल्स का यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट फरवरी 24 का टाइम है, यहाँ पे सर्किट्स लगे हैं। ये शेयर जो फरवरी 24 में भागा है, ये यहाँ पे सर्किट्स में ऊपर गया है, और फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा डंप हुआ, फिर यहाँ पे वापस से फरवरी में 24 में वापस से यहाँ पे ये सर्किट्स दिख रहे हैं आपको। ये जो सिंगल डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये सर्किट्स हैं। ठीक है, ये सर्किट में शेयर ऊपर जाता है तो काफी मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन है, यहाँ पे ऑपरेटर की एक्टिविटी है। राइट, इतना नैनो कैप होने के बाद ये काफी आसान हो जाता है किसी भी ऑपरेटर के लिए कुछ करोड़ों में ही इस शेयर को मैनिपुलेट कर पाना। अब आप यहाँ पे अपने रिस्क को समझ लीजिए। मेरे को यहाँ पे कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो नैनो कैप है। शेयर्स को जब मैं पिक करता हूं तो मुझे तो माइक्रो कैप को खरीदने में ही थोड़ा सा रिस्क लगता है। नैनो कैप तो मैं सोचता भी नहीं हूं अनलेस वहां पे बहुत ज्यादा कुछ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। तो यहाँ पे बिजनेस तो सिंपल सा बिजनेस है, मार्केट का रेडीमेड गारमेंट्स ही बनाते हैं मार्केट में। बट अगेन देखा जाए तो इनके बिजनेस भी ठीक है, कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, वैल्यूएशन महंगा है। बट देन प्रमोटर होल्डिंग भी जो देखी हमने वो थोड़ी सी कह सकते हैं बैलेंस है। बट क्या हमको इतना रिस्क लेना जरूरी है कि हम उसमें जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करें? ऐसा यहाँ पे कौन सा इतना अट्रैक्टिवनेस है जो कि मेरे को किसी और अच्छे स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर में ना ही मिलेगा और यहाँ मिल रहा है? वो मुझे यहाँ पे क्लियरली अभी तो नहीं समझ में आ रहा, बट मैं यहाँ पे इसको क्लियरली इसीलिए ड्रॉप करूंगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये जब भी मूवमेंट आएगा ये सर्किट में ही ऊपर जाएंगे, सर्किट में नीचे आएंगे, तो वहां पे मेरे लिए एंट्री करना, एग्जिट करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं अननेसेसरी अपने आप को क्यों उन सिचुएशन में डालूं जो कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये शेयर को भी यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये रिसेंट लिस्टिंग है, फरवरी 24 में इसका आईपीओ आया था। और ये जो कंपनी है ये पर्टिकुलरली एनबीएफसी है। ये मिडिल साइज एंड माइक्रो साइज के लोन्स ऑफर करती है। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट्स है, टू व्हीलर लोन्स है, गोल्ड लोन्स है, इस तरह के स्मॉल लोन्स देती है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अभी फिलहाल स्मॉल कैप है। ठीक है, करंट प्राइसेस का 550 चल रहा है। स्टॉक का पी मल्टीपल 7.7 है, विच इज अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। बट देन अगर देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी थोड़ा सा और इंप्रूव होना बाकी है। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी इसका 8% है, धीरे से थोड़ा बढ़ के ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45% है। ये अगर आप पीयर ग्रुप में देखोगे तो यू विल रियलाइज कि 45% जो है वो थोड़ा सा और इंप्रूव होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हम एनबीएफसी के नजरिए से देखें तो यहाँ पे इनके जो मोर देन 50% तो मिनिमम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो ये इंप्रूव होना जरूरी है फ्यूचर में। और अगर देखा जाए तो रिजर्व टू डेट जो है ये एक फाइनेंस कंपनी की तरह डेट ज्यादा है, नॉर्मली वो होता है, तो ये हम इग्नोर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझनी होगी कि ये रीसेंट लिस्टिंग है, इस वजह से इसका इतना हिस्टोरिकल नंबर्स अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी अगर आप इसके ईपीएस को देखोगे, अर्निंग पर शेयर्स को, तो थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इसके पीई भी काफी मल्टीपल जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो बिजनेस जो है वो एक तरह से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। राइट, यानी कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, 2400 का हो गया, 2700, 3000, 4000 एंड 4200। तो टॉप लाइन जो है वो एक कंसिस्टेंट लेवल से ग्रो कर रही है। लेकिन असल प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव है और एक तरह से स्टेबल नहीं हुए हैं इसमें। और जोमेटो का शेयर जब लिस्ट हुआ था इनमें कोई फर्क नहीं है, वो भी जब शुरुआत में नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन में वो चलते थे, ये भी अभी फिलहाल इसके नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं। तो इसका पहले तो ब्रेक इवन आएगा, उसके बाद ये पॉजिटिव मार्जिन दिखाना शुरू करेंगे, तब जाकर के इसमें एक अच्छी रैली आने को समझ में आती है। लेकिन तब तक जब तक इसमें नेगेटिव मार्जिन है थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना जरूरी है कि ये कभी भी और ज्यादा सडन नेगेटिव प्रॉफिट ना दिखाए। इसके लिए आपको कॉन्स को ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 58% है। एनबीएफसी के नजरिए से देखा जाए और एक नया लिस्टिंग है तो फिर भी समझ में आता है कि 50% से ऊपर पब्लिक होल्डिंग हो सकती है। लेकिन एनबीएफसी में ये एक आरबीआई का भी गाइडलाइंस ये आया हुआ है कि प्रमोटर की होल्डिंग को आपको जल्दी से जल्दी जीरो करना है और सारा कुछ जो है वो डीआईआईज और एफआईआईज की तरफ बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर जो है वो वाया डीआईआईज और एफआईआईज ही अपने कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और ये जो जीरो होकर के जब ये एफआईआईज और डीआईआईज में स्टेबिलिटी आएगी तब ये शेयर्स में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा स्टेबल दिखेगा। ये रिसेंटली अभी आप देख सकते हो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये चीज रिसेंटली हुई है। बट उसके बाद भी 58% अगर पब्लिक होल्डिंग में है, यानी कि जो मेजरली स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वहां पे सिर्फ 40% बचता है, तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्निंग मेरे को लगता है। क्योंकि ये जो शेयर है अभी फिल भी ये जो शेयर है ये अभी भी एक स्मॉल कैप है, तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क हमेशा बना रहेगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है उसको डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है
23%, 24%, उसमें से भी ऑलमोस्ट 100% जो शेयर्स हैं वो इस समय लॉक्ड है। ये एक सेफ्टी पैरामीटर है, ठीक है। जब तक ये लॉक है तब तक ये सेल नहीं करेगा प्रमोटर, राइट। लेकिन जब ये अनलॉक होंगे तब ये प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सेल होगी, और अगर एफआईआईज और डीआईआईज कैटेगरी पे वहां पे बाइंग नहीं आई तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। 60% से ऊपर 70% के ऊपर चला गया तो ये शेयर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा शेयर होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एफआईआईज की भी जो होल्डिंग है पिछले 6 महीनों में घटी है और डीआईआईज की होल्डिंग पिछले 6 महीनों में थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़े से कमजोर लगते हैं, राइट। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो क्योंकि इसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, और कोई ज्यादा अभी फिलहाल यहाँ पे सर्किट नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी सर्किट नहीं दिख रहे हैं, तो उस नजरिए से यहाँ पे तो कह सकते हैं कि कोई ऑपरेटर गेम नहीं चल रहा है। वो ये अब यहाँ पे जो कमेंट्री आती है वो ये आती है कि आपका स्मॉल कैप शेयर में कितना रिस्क लेने का एपेटाइट है, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप्स हैं, उन सारे स्मॉल कैप में क्या आपको लगता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका बेस्ट शेयर हो सकता है स्मॉल कैप का, तो आप कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट कैसे है ये, इसको अब आपको फर्दर पता करने के लिए उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो मैं नेक्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस के जो पॉइंटर्स डिस्कस करता हूं वो है कॉर्पोरेट एक्शन समझना, यानी कि जो शेयर लॉक्ड हुए हैं उनका किस तरह से अनलॉकिंग होगी, किस तरह से फ्यूचर में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सेटल डाउन होगा, क्वार्टरली रिजल्ट को समझना ताकि कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आपको समझ में आए, और कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं इनको समझना ताकि आपको कमेंट्री से ये समझ में आए कि आगे फ्यूचर में किस तरह का कॉन्फिडेंस आ सकता है और किस तरह से आप कमिटमेंट दे सकते हो इस पर्टिकुलर शेयर में। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप इसलिए करूंगा क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो लॉक्ड भी दिखती है, प्लस पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे फर्दर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इस शेयर को स्टडी करने के लिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं सेया इंडस्ट्रीज को। सो सेया इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मार्केट कैप में आपका ध्यान लाने की कोशिश करूंगा कि इसका जो मार्केट कैप है 80 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 80 करोड़। आप समझ रहे हो ये कितनी छोटी कंपनी है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से आपको समझाता हूं कि अगर आप इसके इन्वेस्टर पैटर्न में जाके देखोगे तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो है फिलहाल 35%, राइट। यानी कि पब्लिक में जो लोगों ने शेयर ले रखे हैं वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30 करोड़ की या 32 करोड़ की जो होल्डिंग है मार्केट कैप की वो पब्लिक के पास है। यानी कि अगर उस 32 करोड़ जो हम बात करें पब्लिक होल्डिंग की, उसमें से अगर कोई एक बड़ा ऑपरेटर है जिसके पास 10 करोड़ या 15 करोड़ हैं जो वो खेल सकता है, और उसने अगर मान लीजिए 10% या 12% के शेयर्स या टुकड़ों में ले रखे हैं, अकेला एक ऑपरेटर नहीं लेता, ग्रुप ऑफ ऑपरेटर वो सारे शेयर्स लेते हैं, तो अगर मान लीजिए वो 10 करोड़ का एक ऑपरेटर ग्रुप ने वो शेयर ले रखे हैं और वो जब एक साथ बाइंग करेंगे और एक साथ सेलिंग करेंगे, ये पूरे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको ये अप एंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो इतना ज्यादा छोटा है। प्लस 35% अगर हम इसका निकालने की कोशिश करें तो बहुत ही ऐसे बड़े ऑपरेटर्स होंगे जिनके पास आराम से 100-200 करोड़ होंगे जिनको यूज करके ये इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो इतनी छोटी मार्केट कैप की कंपनीज अगर गलती से भी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उनको दोबारा से रिव्यू कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपको सच में वो कंपनी अच्छी लगती है कि नहीं, सच में उस कंपनी में फंडामेंटल ग्रोथ है कि नहीं। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के तरीके से सोचिए कि क्या आपको सच में इतनी छोटी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत है, इतना आप सच में रिस्क लेना चाहते हैं, ये अपने आप से सवाल पूछे, ठीक है। बट फिर भी डिस्कस करने के लिए मैं कंटिन्यू करता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, कंपनी क्या ही रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व टू डेट की बात करा जाए तो डेट 700 करोड़ का डेट है, 70-80 करोड़ का तो मार्केट कैप है इस कंपनी का, उसके ऊपर 700 करोड़ रुपए का डेट है इस कंपनी के पास। जितना बड़ा इसका खुद का मार्केट कैप नहीं है उससे 10 गुना इनके ऊपर कर्जा है। इसको आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि आपका हो सकता है एक जो स्मॉल टाउन घर में 50 लाख का घर है, उस घर के ऊपर आपको 500 करोड़ का कर्जा है, 500 करोड़ का डेट है। ये वो सिचुएशन वाली बात है यहाँ पे। इस तरह की कंपनियों को आपको अच्छे से समझना चाहिए, बिना उसको अच्छे से समझे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यही चीज मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि देखिए यही जो सर्किट वाली बात है, ऑपरेटर वाली बात है, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भले यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग 65% दिख रही है और 35% पब्लिक होल्डिंग है, बट जब आप इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली एक काफी अच्छा एक अप ट्रेंड में यहाँ पे आपको सर्किट जाता हुआ दिखेगा, जो कि अक्टूबर 23 में शेयर ऊपर की तरफ गया है, और फिर आपको लोअर सर्किट दिख रहे हैं। ये आपको पूरे जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ये सारे लोअर सर्किट, ये नवंबर 23 में शेयर डाउन हुआ है। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे एक अप सर्किट दिख रही है, फिर दोबारा से आपको यहाँ पे एक डाउन सर्किट दिख रही है। तो इतना ज्यादा मैनिपुलेशन ऑलरेडी इस शेयर में हो रहा है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज देखोगे तो एफआईआईज तो जीरो हैं, डीआईआईज जो थोड़े बहुत थे वो भी चले गए, गवर्नमेंट के नाम पे थोड़ा बहुत परसेंटेज है। तो रिलेटिवली अगर देखें तो इतनी छोटी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत फालतू का पैसा होना चाहिए, तब जाकर के आप इस कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। और वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी तो कहीं से कहीं ग्रो नहीं कर रही, कोई भी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई भी सेल्स ग्रोथ होती दिखी नहीं रही है। प्रॉफिट पता नहीं कहाँ से इन्होंने 18% बनाया हुआ है,
हो सकता है कोई टैक्स रिबेट मिला हो या किसी तरह का प्रॉफिट यहाँ पे हल्का फुल्का आया हो, बट ओवरऑल देखें तो कोई सेल्स ग्रोथ तो है ही नहीं। जब आप माल ही नहीं बिक रहा है तो बिजनेस कहाँ से ग्रो करेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखना। यहाँ पे क्लियरली 2019 से इस शेयर ने ऑलरेडी 93% डाउनसाइड दिखा दिया है। अब ये यहाँ से अगर 2-4 रुपए ऊपर चली भी जाती है तो दैट इज नॉट ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर वे। आपको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे शेयर्स को, इतने हाई रिस्की शेयर्स को। ये तो नैनो कैप भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के शेयर्स को आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए, इतना रिस्क लेना कहीं से कहीं समझदारी नहीं होती। तो यहाँ पे जितना हमने रिव्यू किया तो ये मेरे ओपिनियंस है, डेफिनेटली मैं आपके ओपिनियन रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि इन शेयरों में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कुछ ज्यादा आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड आई टोटली रेस्पेक्ट दैट, ठीक है। ये वीडियो को बनाने का जो रीजन रहा है वो ये है, पर्टिकुलरली अगर आप शेयर्स को जब भी पिक करते हैं और अगर आपने ये फंडामेंटल एनालिसिस के ये कुछ जो मैंने पॉइंटर लिस्ट डाउन किए हैं, नर्सरी क्लास का वीडियो है, बेसिक फॉर बिगनर्स है ये, यानी कि जब आपने पहला शेयर भी खरीदा है और अगर आपने इन चीजों को चेक किया है तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन रीजंस मिल जाते हैं कि यार शेयर्स को कब और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप जो शेयर्स को पिक करो उसमें जो रिस्क है वो काफी हद तक के आपने कम कर लिया होगा और उसके बाद वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर आपको किस तरह से रिटर्न देता है। इसलिए ये वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, राइट हैंड साइड भी दी है, और ये इस चैनल का पहला वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाया था ताकि सबसे पहले बेसिक क्लियर हो, किस तरह से किन फंडामेंटल रीजन से आप शेयर्स को पिक करें वो आपको पता हो और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करें। इससे ज्यादा भी एनालिसिस होती है, इससे ज्यादा डीप एनालिसिस भी होती है, बट एटलीस्ट हम कोशिश करें कि इतना तो हमें करना ही चाहिए। तो आप अपने पोर्टफोलियो के जितने भी शेयर्स हैं उनके लिए आप इतने जितने लिस्टेड पैरामीटर्स हैं इनको तो चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई ऐसे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में मिलते हैं जो कि रेड फ्लैग हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं हो सकता है फ्यूचर में क्विक शेयर रिव्यू में उनको भी कवर करने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रेस्पेक्टफुल लगा होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप तक के मेरा मैसेज क्लियरली पहुंच गया है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।